आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलट रहे हैं, मौर्य साम्राज्य। हाँ, एक ऐसा दौर जिसने भारत को एक नई दिशा दी, कह सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और सम्राट अशोक की कहानी बड़े अच्छे से बताती है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी से हम वो खास बातें, वो आइडियाज निकालें जिन्होंने इस साम्राज्य को इतना अहम बना दिया, मतलब इसे गहराई से समझें। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मौर्य साम्राज्य सिर्फ आप कह ले राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। सही। ये भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को पहली बार एक तरह से एक सिस्टम में, एक प्रशासन में बांधने की कोशिश थी। उसका जो स्केल था, जिस तरह से शासन चलाया गया और फिर अशोक के समय में जो नैतिकता पर जोर दिया गया, वो बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी पहुंचती है मगध, मतलब आज का बिहार। जी। वहां नंद वंश का शासन था। राजधानी पाटलिपुत्र। राजा थे धनानंद। सुना है पैसे वाले तो बहुत थे। हाँ, दौलतमंद तो थे, पर कहा जाता है कि उतने ही अहंकारी भी थे। और इसी अहंकार में उन्होंने तक्षशिला के एक बड़े विद्वान चाणक्य का अपमान कर दिया। अच्छा। और वो अपमान चाणक्य के लिए आप कह सकती हैं एक ट्रिगर बन गया। उन्होंने भरी सभा में कसम खाई कि वो इस वंश को खत्म करके ही दम लेंगे, एक न्याय वाला शासन लाएंगे और तब तक अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। बाप रे, ये तो बड़ी प्रतिज्ञा थी। हाँ, ये सिर्फ पर्सनल बेइज्जती का बदला नहीं था, ये एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज था। और इसी दौरान उनकी नजर पड़ी एक नौजवान पर, चंद्रगुप्त। चाणक्य को उसमें वो बात देखी, एक लीडर वाली। कमाल है, मतलब एक अपमान ने इतिहास बदलने का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल। फिर चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए। उस समय तो तक्षशिला बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर था, है ना? हाँ बिल्कुल, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। वहां चंद्रगुप्त को सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं सिखाया गया। अच्छा, और क्या क्या सिखाया? उन्हें राजनीति, युद्ध की कला, डिप्लोमेसी और शायद सबसे जरूरी चीज अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया गया। अर्थशास्त्र? चाणक्य का मशहूर ग्रंथ। वही, चाणक्य ने खुद अर्थशास्त्र लिखा था। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये शासन कैसे चलाना है इस पर एक कमाल का गाइड है। मतलब थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। हाँ, ज्यादातर प्रैक्टिकल। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ ऊंची ऊंची बातें नहीं है। राज्य कैसे मैनेज करना है, जासूस कैसे रखने हैं, टैक्स कैसे लेना है, पड़ोसी देशों से रिश्ते कैसे रखने हैं, सब कुछ। तो इस ट्रेनिंग ने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक स्मार्ट शासक बनने के लिए तैयार किया। और इसी तैयारी के बल पर फिर नंद वंश से टक्कर ली। हाँ, लेकिन वो लड़ाई आसान नहीं थी। नंदों की सेना बहुत बड़ी थी, पर चाणक्य की स्ट्रैटेजीज काम कर गईं। कैसे? उन्होंने अलग अलग जो छोटे राज्य थे, कबीले थे, उनको साथ मिलाया, एक मजबूत सेना तैयार की और फिर धावा बोला पाटलिपुत्र पर। और जीत गए? जीत गए। लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाल दी। पाटलिपुत्र राजधानी बनी। और चाणक्य? चाणक्य प्रधानमंत्री बने, मुख्य सलाहकार। उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार इतना बड़ा इलाका एक शासन के नीचे आया। पहला बड़ा यूनिफाइड एम्पायर कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन साम्राज्य बन गया तो चुनौतियां भी रही होंगी, खासकर बॉर्डर्स पर। उत्तर पश्चिम में यूनानियों का असल था उस वक्त, सिकंदर के बाद वाला दौर। बिल्कुल सही पकड़ा। सिकंदर तो चला गया था, पर उसका एक जनरल था, सेल्यूकस निकेटर। वो उस इलाके पर कब्जा जमाए बैठा था। तो फिर टकराव हुआ होगा। हाँ, जाहिर है, दो बड़ी ताकतें थीं। करीब 305 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त और सेल्यूकस में लड़ाई हुई और इसमें चंद्रगुप्त भारी पड़े। अच्छा, तो युद्ध का अंत कैसे हुआ? क्या सेल्यूकस पूरी तरह हार गया? नहीं, युद्ध के बाद एक संधि हुई। डिप्लोमेसी का एक बढ़िया उदाहरण है वो। सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कई जरूरी इलाके जैसे काबुल, कांधार, हेरात, ये सब चंद्रगुप्त को दे दिए। वाह! इससे तो पश्चिमी सीमा बहुत मजबूत हो गई होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा हुआ मौर्य साम्राज्य को। और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? कुछ दिया भी? हाँ, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। 500 हाथी? जी, उस जमाने में हाथी मतलब आज के टैंक समझ लीजिए, बहुत बड़ी चीज थी ये। सही बात है। और साथ में एक शादी का गठबंधन भी हुआ। इसी संधि के बाद सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज? हाँ, इनका नाम तो सुना है। इन्होंने इंडिका लिखी थी ना? बिल्कुल। मेगास्थनीज ने यहाँ जो कुछ देखा, जो समझा, उसे इंडिका में लिखा।
अब अफसोस ये है कि ओरिजिनल किताब पूरी नहीं मिलती, लेकिन उसके जो टुकड़े दूसरी किताबों में मिलते हैं उनसे हमें मौर्य काल के एडमिनिस्ट्रेशन, समाज, पाटलिपुत्र कितना भव्य शहर था, इसका कुछ कुछ अंदाजा लगता है। और इंडिका इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक बाहरी आदमी का नजरिया है। इससे अंधी सिर्फ जमीन या हाथी का लेना देना नहीं था। बिल्कुल। इसने इंडिया और जो वेस्ट की हेलेनिस्टिक दुनिया थी उसके बीच बातचीत का, कल्चरल एक्सचेंज का एक रास्ता खोला। ये सोचने वाली बात है कि उस समय कैसे विचारों का आदान प्रदान हुआ होगा। बिल्कुल। तो चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, उसे सेव किया, दुनिया से रिश्ते भी बनाए, पर उनकी जिंदगी का अंत बड़ा अलग तरीके से हुआ। हाँ, ये बात काफी अनोखी है। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में चंद्रगुप्त का झुकाव जैन धर्म की तरफ हो गया। अच्छा। कहते हैं कि आचार्य भद्रबाहु से उन्होंने दीक्षा ली, अपना राजपाट बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। सब छोड़ दिया। हाँ, सब छोड़कर वो दक्षिण भारत चले गए। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नाम की जगह है। हाँ, सुना है। वहां उन्होंने जैन परंपरा है संलेखना, उसका पालन करते हुए उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। ये लगभग 298 ईसा पूर्व की बात है। एक सम्राट जिसने इतना कुछ हासिल किया, उसका ऐसा अंत सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की राह पर। ये उस युग की एक खासियत भी दिखाता है जहां पावर और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चल सकती थी। संलेखना कोई आत्महत्या नहीं है। जैन धर्म में इसे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया माना जाता है। चंद्रगुप्त का ये कदम दिखाता है कि शायद जिंदगी के उस पड़ाव पर आकर उनके लिए बाहरी जीत से ज्यादा जरूरी खुद पर विजय पाना हो गया था। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार, इनके बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता अशोक या चंद्रगुप्त के मुकाबले। हाँ, ये बात सही है। बिंदुसार के बारे में उतनी कहानियां नहीं है, पर उनका राज भी कम अहम नहीं था। उन्होंने अपने पिता से जो इतना बड़ा साम्राज्य मिला था उसे संभाल कर रखा। ये मेरी बात है। बिल्कुल। और शायद दक्षिण में कुछ इलाके और भी जोड़े। उन्हें एक टाइटल मिला था अमित्रघात। अमित्रघात इसका मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला। तो इससे लगता है कि वो भी एक ताकतवर राजा रहे होंगे। अच्छा। उनके दरबार में भी यूनान से एक राजदूत आया था, देमाचोस नाम का। पर उनका सबसे बड़ा काम शायद यही था कि उन्होंने साम्राज्य को स्टेबल रखा, मजबूत रखा, अपने बेटे अशोक के लिए एक अच्छी नींव तैयार की। अक्सर ऐसे राजाओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जो साम्राज्य फैलाते नहीं पर उसे बनाए रखना भी तो एक कला है। बिल्कुल। इतने बड़े और विविध साम्राज्य को जोड़े रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। बिंदुसार ने ये किया और सत्ता का ट्रांसफर अशोक को ठीक से हो पाया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराधिकार के लिए थोड़ी लड़ाई भी हुई थी। और फिर आते हैं अशोक, मौर्य वंश के सबसे फेमस, सबसे प्रभावशाली शासक। इनका शुरुआती जीवन कैसा था? अशोक का जन्म हुआ था करीब 304 ईसा पूर्व। वो शुरू से ही बड़े काबिल और एम्बिशियस थे। कहते हैं बिंदुसार के कई बेटे थे, तो अशोक को गद्दी के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, पर वो कामयाब हुए और लगभग 268 ईसा पूर्व में सम्राट बन गए। शुरू में उनका स्वभाव कैसा बताया जाता है? शुरू में उन्हें काफी अग्रेसिव माना जाता था, इसीलिए कुछ पुराने टेक्स्ट में उन्हें चंड अशोक भी कहा गया है। चंड अशोक मतलब प्रचंड या कह लें क्रूर अशोक। और उनके टाइम में मौर्य साम्राज्य अपने पीक पर पहुंच गया। लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनके कंट्रोल में था, बस सुदूर दक्षिण के कुछ इलाके छोड़कर। लेकिन फिर आया उनकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट, कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग, आज का ओडिशा, उस वक्त एक आजाद और ताकतवर राज्य था। अशोक ने उसे जीतने के लिए हमला किया 261 ईसा पूर्व में। और युद्ध बहुत भयानक था। जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि लाखों लोग या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। ओहो। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक ने मैदान का हाल देखा, लाशों के ढेर, घायल लोग जो करा रहे थे, अनाथ बच्चे, विधवा औरतें, कहते हैं वो मंजर देखकर उनका दिल दहल गया। उस विनाश ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। ऐसा ही माना जाता है। उन्हें लगा कि ये कैसी जीत है जिसमें इतना खून खराबा हो, इतना दुख हो। उन्हें अपनी जीत एकदम बेकार लगने लगी। और यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। ये इतिहास में बहुत रेयर होता है कि कोई इतना बड़ा विजेता अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री के बाद लड़ाई का रास्ता ही छोड़ दे। सही बात है। ये दिखाता है कि कलिंग का असर उन पर कितना गहरा पड़ा होगा। बिल्कुल। तो इस बदलाव के बाद अशोक ने क्या किया? वो चंड अशोक से क्या बने? वो चंड अशोक से बने धम्म अशोक, मतलब धर्मपरायण अशोक।
उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म? हाँ, और भविष्य में कभी हथियार न उठाने की कसम खाई। उन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसे धम्म कहा गया। ये धम्म क्या था? सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार? नहीं, सिर्फ धर्म प्रचार नहीं। धम्म असल में नैतिक और सामाजिक व्यवहार के कुछ नियम थे, एक कोड ऑफ कंडक्ट था। जैसे अहिंसा, मतलब हिंसा न करना, सच बोलना, बड़ों की इज्जत करना, जो सेवक हैं, दास हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, सभी धर्मों का आदर करना, फिजूल खर्ची से बचना, इस तरह की बातें। तो ये एक तरह से जीने का सही तरीका सिखाने की कोशिश थी। बिल्कुल, शासन चलाने और जिंदगी जीने का एक नैतिक रोड मैप था ये, और अशोक ने इसे पूरे साम्राज्य में फैलाया। कैसे फैलाया? लोगों तक कैसे पहुंचाया ये संदेश? उन्होंने पत्थर के बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवाए, जिन्हें हम शिलालेख या स्तंभ लेख कहते हैं। हाँ, वो तो आज भी मिलते हैं कई जगह। जी, और ये लेख सिर्फ एक भाषा में नहीं, बल्कि प्राकृत, ग्रीक, अरामी जैसी अलग अलग भाषाओं में लिखवाए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सकें, समझ सकें। सारनाथ, सांची, गिरनार, धौली, कालसी कई जगह हैं। इनमें सबसे फेमस शायद वो 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध और उसके बाद अशोक के दुख का वर्णन है। और इन्हीं स्तंभों में से एक का जो ऊपरी हिस्सा है वो आज हमारा नेशनल एम्बलम है ना? सारनाथ वाला। बिल्कुल सही। सारनाथ के अशोक स्तंभ का वो 4 शेरों वाला कैपिटल आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। और तिरंगे का चक्र भी। हाँ, हमारे झंडे के बीच में जो चक्र है वो अशोक के धम्म चक्र से ही लिया गया है। ये दिखाता है कि अशोक की लेगेसी कितनी गहरी है। और उनका धम्म सिर्फ उपदेश नहीं था, उन्होंने लोगों के भले के लिए काम भी किए। इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। अच्छा। सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए। ये एक वेलफेयर स्टेट की सोच थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर भी फैलाया। हाँ, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया, बौद्ध धर्म को एक वर्ल्ड रिलीजन बनाने में। उन्होंने अपने दूत श्रीलंका भेजे, म्यांमार, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया, यहाँ तक कि इजिप्ट और ग्रीस तक भेजे। अच्छा। उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा तो खुद श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने। वाह। कहते हैं उन्होंने हजारों स्तूप बनवाए, जिनमें मध्य प्रदेश का सांची स्तूप सबसे ज्यादा फेमस है। और उन्हीं के टाइम में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध काउंसिल भी हुई थी, जहां बौद्ध धर्म के टेक्स्ट को फाइनल किया गया। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य सिर्फ ज्योग्राफिकली ही नहीं बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक रूप से भी अपने चरम पर था। लेकिन फिर इतने महान साम्राज्य का अंत कैसे हो गया? अशोक की मृत्यु हुई लगभग 232 ईसा पूर्व में। उसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। क्यों? उनके जो उत्तराधिकारी थे वो उतने काबिल नहीं थे, शायद वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। हो सकता है अलग अलग सूबे आजाद होने लगे हों, एडमिनिस्ट्रेशन ढीला पड़ गया हो, और आखिर में करीब 185 ईसा पूर्व में जो आखिरी मौर्य राजा थे बृहद्रथ, उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ओह, सेनापति ने ही मार दिया? हाँ, और शुंग वंश की शुरुआत कर दी। इस तरह मौर्य वंश का अंत हो गया। किसी भी बड़े साम्राज्य का पतन दुखद होता है। पर ये होता है, अशोक जैसे ताकतवर लीडर के बाद शायद कोई वैसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रही जो सबको बांध कर रख सके। स्रोत तो मुख्य रूप से कमजोर राजाओं और हत्या की बात करते हैं, पर यह भी मुमकिन है कि इतना बड़ा सिस्टम चलाने का जो आर्थिक बोझ था वो भी एक वजह रहा हो। पर यह जरूर है कि मौर्यों ने जो नींव रखी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, आर्ट की, धर्म की, उसका असर बाद के साम्राज्यों पर भी बहुत लंबे समय तक रहा। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, चंद्रगुप्त का साहस, चाणक्य की बुद्धि, बिंदुसार का स्थायित्व और फिर अशोक की करुणा और धम्म, मौर्य साम्राज्य ने बहुत कुछ दिया। बिल्कुल, प्रशासन का सिस्टम, टैक्स का तरीका, डाक व्यवस्था जैसी चीजें, सड़कें, व्यापार को बढ़ावा, जानवरों के प्रति भी कल्याण की सोच। हाँ। और सबसे बढ़कर भारत के एक बड़े हिस्से को पहली बार एक राजनीतिक पहचान दी। सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि एक विजन, एक मूल्य आधारित शासन से जोड़ने की कोशिश की। संक्षेप में कहें तो संस्थापक चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र, सबसे महान शासक अशोक, मुख्य ग्रंथ अर्थशास्त्र, निर्णायक युद्ध कलिंग, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से, धर्म परिवर्तन बौद्ध धर्म में, और पतन बृहद्रथ की हत्या से। बिल्कुल, ये कहानी है कि कैसे भारत पहली बार एकजुट हुआ,
कैसे कूटनीति और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल हुआ और फिर कैसे उसी शक्ति ने शांति और नैतिकता का रास्ता अपनाया। अशोक का दौर खास तौर पर दिखाता है कि सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं, लोगों के भले के लिए, उनके नैतिक विकास के लिए भी हो सकता है। ये आइडिया आज भी कितना जरूरी है। सही कहा, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एकता, न्याय और शांति के विजन की कहानी है। चंद्रगुप्त की तलवार से लेकर अशोक के धम्म तक का सफर ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली महानता शायद ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि करुणा और सही समझ में है। और यहीं पर एक सवाल उठता है मन में। हमने देखा कि कैसे कलिंग युद्ध के भयानक अनुभव ने अशोक को बदल दिया। आज की दुनिया में जहां लीडर्स के पास, प्रभावशाली लोगों के पास इतनी शक्ति होती है, क्या व्यक्तिगत अनुभव, चाहे वो जीत के हों, हार के हों या किसी दुखद घटना को देखने के हों, क्या वो उनमें इसी तरह के गहरे बदलाव ला सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और क्या ऐसे पर्सनल बदलाव समाज में बड़े पैमाने पर पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं? शायद अशोक की जिंदगी का यही सबक है। जैसा कहा भी गया है, जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। नमस्कार।